बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू रज़ा एकेडमी। डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? बेसिकली कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर 2 या 2 से ज़्यादा हो उसको हम हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये जो आगे आपको एक जनरल सी फॉर्म नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। वेरिएबल कोफिशिएंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो कोफिशिएंट है ये आपके फंक्शन ऑफ एक्स या फंक्शन ऑफ वाई जिस रिस्पेक्ट में आपको इक्वेशन दी होगी उस लिहाज से इसके वेरिएबल कोफिशिएंट होंगे। ठीक है, ये एन ऑफ एक्स लिखा हो तो ये एक्स वेरिएबल के लिहाज से कोफिशिएंट होंगे, और ये जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है इसके साथ जो कोफिशिएंट होता है ये आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये वाला। ठीक है, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसकी आपको कंक्रीट एग्जांपल ये दी गई है। सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस 6y इक्वल टू 0। तो ये आपका वेरिएबल कोफिशिएंट, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये फंक्शन ऑफ एक्स है, यानी कि एक्स स्क्वायर जो है फंक्शन ऑफ एक्स ही है, तो ये क्या होगा? वेरिएबल कोफिशिएंट की एक एग्जांपल है। आगे आ जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट कोफिशिएंट की ये आपको एक जनरल सी फॉर्म नज़र आ रही है। इसमें ए एन लिखा हुआ है, आगे एक्स नहीं लिखा हुआ। ए एन का मतलब है कि ये कोई भी कांस्टेंट होगा, जैसे 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये कोई भी इस तरह का फंक्शन होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और इसको हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। क्यों? जब भी इक्वेशन के राइट साइड पे कोई फंक्शन होगा तो उसको हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। जैसे ये जी एफ एक्स आपको इधर दिया हुआ, तो ये क्या है? नॉन होमोजीनियस की वो जर्नल फॉर्म है। ठीक है, इसकी एक कंक्रीट एग्जांपल आप ये देखें। 9y 3 डैश प्लस, यानी कि थर्ड डेरिवेटिव प्लस 6y डबल डैश माइनस 7y डैश प्लस 3y इक्वल 15x। अभी 15x आपको नज़र आ रहा है कि ये जी एफ एक्स है, तो इस वजह से ये क्या है? नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, आगे आ जाता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये उसकी जर्नल फॉर्म है, nth ऑर्डर की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम होमोजीनियस कह रहे हैं। क्यों? कि उसमें आपको नज़र आ रहा है कि इक्वल के जो राइट साइड पे है वो कोई फंक्शन नहीं है बल्कि कांस्टेंट 0 है, तो इसको हम इस वजह से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल आपको मैं क्या दे सकता हूँ? 15y का थर्ड डेरिवेटिव प्लस 10y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। आपको नज़र आ रहा है कि 15 भी कांस्टेंट है, 10 भी कांस्टेंट है और 3 भी एक कांस्टेंट है, तो ये क्या है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। आगे आ जाता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमने पहले भी डिस्कस की थी जब हम फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, तो अभी हायर ऑर्डर भी सेम उसी तरह है। ये एक जर्नल फॉर्म आपको दी गई है, वेरिएबल कोफिशिएंट है इसमें, और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है nth ऑर्डर की। ठीक है, तो इसकी आगे कंडीशन कौन कौन सी होंगी? वाई एक्स नॉट इक्वल वाई नॉट, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई एट एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट प्राइम, चलते जाएंगे, और वाई एन माइनस 1 एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट एन माइनस 1। ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये बेसिकली इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है कि किसी एक पॉइंट पे आपने पूरी इक्वेशन जो है उसको आपने एवेल्यूएट करना है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आगे आ जाता है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन, कि कब आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और कब यूनिक होगा। तो इसके लिए एक थ्योरम दिया हुआ है कि अगर ए एन ऑफ एक्स ए एन माइनस 1 एक्स अप टू ए नॉट एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी कंटिन्यूस ऑन इंटरवल एंड ए एन ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू इंटरवल, if x is equal to x not belong to I, then a solution y of x exists and unique। यानी कि जितने भी आपके पास कोफिशिएंट है ना उस डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो कंटिन्यूस हों, और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव के साथ वाला कोफिशिएंट है अगर वो 0 नहीं है तो एक तो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और दूसरा क्या होगा? वो यूनिक होगा। अभी इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। y equal 3 e raised to power 2x plus e raised to power minus 2x minus 3x is a solution of y double dash minus 4y equal to 12x, y 0 equal 4 और y प्राइम ऑफ 0 इक्वल 1। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। तो अभी हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं।
तो हमने चेक करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या ये y वाला सोल्यूशन है या नहीं है। आपने y को क्या करना है कि जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ना, आपने उतने टाइम उसको डेरिवेट करना है। तो y आपको नज़र आ रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपने सोल्यूशन को 2 दफ़ा डेरिवेट करना है। तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल 3e⁻²x का डेरिवेटिव क्या होता है, 6e⁻²x। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव जिस तरह हम लेते हैं, ये उसका डेरिवेटिव लिया है। सेम आगे फिर e⁻²x का डेरिवेटिव लिया, तो क्या आ जाएगा, -e⁻²x, और -3x का -3 ही आ जाएगा। फिर आप इसको सेकेंड टाइम डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12e⁻²x प्लस 4 इंटू e⁻²x। ये किस वजह से है, e⁻²x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 इंटू e⁻²x, तो 6 2 are 12, तो ये 12 इधर इस वजह से आएगा। ये जो प्लस आया ना आगे वाला, ये आया कि e⁻²x का डेरिवेटिव क्या होता है, -2 इंटू e⁻²x। तो -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये पहले ही माइनस है, एक माइनस और आएगा, मल्टीप्लाई करेगा तो +4 आ जाएगा। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, आपने ये जो सेकंड डेरिवेटिव है इसकी जगह आपने ये वाला वैल्यू पुट कर देनी है, और ये जो y है इसकी जगह आपने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे। तो अभी देख लेते हैं कि पुट करेंगे। ये आपने y डबल डैश की जगह पहली वैल्यू पुट कर दी, ये फिर y की जगह ये उसकी वैल्यू पुट कर दी, फिर आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर 12x आ जाएगा, और 12x आपको पता है कि ये राइट साइड पे, इस इक्वेशन की राइट साइड पे ऑलरेडी 12x है। इसका मतलब है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो ये क्या है, ये इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, अभी हम इनिशियल कंडीशन लगा के चेक कर लेते हैं कि आया इसका स्पेसिफिक सोल्यूशन है भी सही कि नहीं, यानी कि ये कंडीशन एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। पहली कंडीशन है y0 = 4, तो आपने क्या करना है, ये जो सोल्यूशन ऊपर दिया गया था ना, आपने क्या करना है, ये सोल्यूशन, एक मिनट, इस सोल्यूशन में आपने x की वैल्यू को 0 पुट करना है और y की वैल्यू को 4 पुट करना है। ठीक है, तो आपने चेक करना है कि आया ये कंडीशन इस यानी कि ये जो इनिशियल कंडीशन है ये सोल्यूशन पे पूरा उतरती हैं या नहीं। तो आपने सिंपल वो वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यही चीज़ y0 = 4 दी हुई थी, तो यहाँ से भी आपके पास वैल्यू 4 आ गई। तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है। फिर आपने सेकंड कंडीशन को देखना है, जो ये वाली कंडीशन है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है ना, आपने उस पे ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। उसमें आपने x की वैल्यू को 0 रखना है और y की वैल्यू को 1 रखना है। तो वहाँ से आपके पास जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ से आपके पास वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि एक तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरा यूनिक है। ठीक है, तो यही चीज़ ऊपर वाले जो हमने यूनिकनेस वाला जो थ्योरम देखा था, तो वो भी यही चीज़ कह रहा था कि अगर आपके पास जो हाईएस्ट डेरिवेटिव के साथ वाला जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है और इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो एक कंडीशन ये होगी। दूसरी क्या कंडीशन थी कि ये जो इनिशियल कंडीशन है ये इस पे सेटिस्फाई हो रही है, तो इसलिए हमने कहा कि इसका एक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा ये सोल्यूशन क्या है, यूनिक है। अभी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि जिसमें a(n)(x) जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो हम देख लेते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल है x² y डबल डैश प्लस x y डैश प्लस y = 3x। इसमें आपको नजर आ रहा है कि x² ये 0 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 1 रखें 2 रखें, तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि आप x की वैल्यू को 0 रख सकते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, इसका सोल्यूशन यूनिक नहीं होगा। ठीक है, आगे जो सेकंड चीज़ है वो है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है, ये आपके पास एक जनरल सी इक्वेशन है, nth ऑर्डर की, ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और जो कि नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, तो इसमें बाउंड्री कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं, y(a) = y0 और y(b) = y1। तो आपको नजर आ रहा है कि a और b ये दो मुख्तलिफ पॉइंट है जिन पे आपने इन कंडीशन को रखा हुआ है, तो हम इनको क्या कहेंगे, ये क्या है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। अभी हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। y = 3x² - 6x + 3 is solution of x² y डबल डैश - 2x y डैश plus y 2y = 6,
विद y1 इक्वल टू 0, y2 इक्वल टू 3। आपको नजर आ रहा है कि x की वैल्यू एक जगह 1 है और दूसरी जगह 2 है, तो ये क्या है, ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। आपने सिंपल क्या करना है, ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपने जो सोल्यूशन है उसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे 3x² का डेरिवेटिव क्या आता है, 6x आ जाता है, तो ये लिख दिया। -6 का डेरिवेटिव क्या आता है, -6 आता है, तो वो लिख दिया। और 3 का डेरिवेटिव 0 होता है। फिर आप सेकंड टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अभी आपने y डबल डैश की जगह 6 रख देना है, और जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा उसकी जगह ये 6x - 6 रख देंगे, और सिर्फ y जो आएगा वहाँ आपने ये वाली वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो आपने ये वैल्यूज पुट कर देनी। इनिशियल जो आपके पास ओरिजिनल लोकेशन उसमें आप पुट करेंगे तो आपके पास सिंप्लीफाइड में फॉर्म में जब आंसर आएगा तो वो 6 आएगा। और 6 आपको पता चल रहा है कि ये जो इनिशियल आपके पास जो ओरिजिनल लोकेशन है इसमें भी 6 है, यानी कि आपकी इक्वेशन राइट साइड के इक्वल आ गई। तो ये क्या है, ये इसका सोल्यूशन है। अभी हम इसकी कंडीशन को चेक कर लेते हैं, जो सॉल्यूशन की कंडीशन है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो आपने कंडीशन क्या दी गई है, y1 इक्वल क्या दिया गया था, 0। तो आपने x की जगह 1, इसमें x की जगह 1 और y की जगह 0 ये रखना है। तो चेक कर लेते हैं कि आया ये कंडीशन इस पे पूरा उतरती है कि नहीं, ठीक है। आपने इन वैल्यूज को पुट किया तो आपके पास आंसर 0 आ गया। इसका मतलब है ये कंडीशन आपकी फुलफिल कर रही है इक्वेशन को, ठीक है। जो सेकंड कंडीशन है y2 इक्वल 3, तो आप इसमें ये जो है यही वाला, इसमें आप दूसरी कंडीशन को अप्लाई करें, ये वाली कंडीशन इसको अप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर इक्वेशन का 3 आएगा। इसका मतलब है ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो आपको पता है कि बाउंड्री कंडीशन तो बहुत सारी हो सकती हैं, ये डिपेंड करेगा कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन किस ऑर्डर की है। फॉर सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके पास सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो इनकी पॉसिबल कंडीशन, ये आपको मुख्तलिफ कंडीशन नज़र आ रही है, ये आप देख लीजिएगा, आपकी बुक में भी दी गई है। ये मुख्तलिफ पेयर ऑफ कंडीशन है जो हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी कंडीशन आपको दी गई हों, इसमें कोई सिर्फ 2 कंडीशन आपको दी जा सकती है। जैसे ऊपर हमारे पास अभी 2 ही कंडीशन दी गई थी, तो ये कंडीशन कुछ भी आपको दे सकते हैं इनमें से, ठीक है। तो ये जनरल आप इन इक्वेशन को, इन ये जो कंडीशन इनको आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं, अल्फा 1 y a प्लस बीटा 1 y डैश ऑफ a इक्वल गामा 1, और सेकंड कौन सा है, अल्फा 2 y b प्लस बीटा 2 y डैश ऑफ b इक्वल गामा 2। तो ये जनरल इक्वेशन है, तो यहाँ से आप मुख्तलिफ बाउंड्री कंडीशंस को ड्राइव करते हैं, ठीक है। आगे ए बाउंड्री सोल्यूशन में है सेवरल सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। तो आपको पता है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका या एक सोल्यूशन हो सकता है या इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं और या कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। y equal c1 cos 4x plus c2 sin 4x is a solution of y double dash plus 16y equal to 0 subjected to y0 equal to 0 y pi by 2 equal to 0। ये आपको नजर आ रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसमें आपने सोल्यूशन को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा -4 c1 sin 4x प्लस 4 c2 cos 4x। आप इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा -16 c1 cos 4x -16 c2 sin 4x। अगर इसमें हम -16 कॉमन ले लें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये क्या आ जाएगा, -16 इंटू c1 cos 4x प्लस c2 sin 4x। तो आपको नजर आ रहा है कि ये बिल्कुल y के इक्वल है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, -16 तो कॉमन था, y लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा y डबल डैश इक्वल -16y। अगर हम -16y को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये बिल्कुल सेम ऊपर वाली इक्वेशन नहीं बन जाएगी, ओरिजिनल लोकेशन ये आप देख लें ऊपर सेम वही नहीं बन जाएगी। तो हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, y डबल डैश प्लस 16y इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अभी आपने ये जो बाउंड्री कंडीशन है इनको चेक करना है क्या ये सेटिस्फाई होती हैं कि नहीं। जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, y0 इक्वल टू 0, यानी कि आपने x की वैल्यू को भी 0 पुट करना है। ये जो सोल्यूशन है इसमें y की वैल्यू को भी 0 पुट करना है। जब आप वैल्यूज को पुट करें, का 0 पे क्या आता है, का 0 पे 1 होता है और साइन 0 पे 0 होता है। तो यहाँ से आपके पास c1 की वैल्यू आ जाएगी, वो 0 आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, सेकंड कंडीशन को अप्लाई करना है। सेकंड कंडीशन आपकी क्या कहती है, y पाई बाई 2 इक्वल टू 0।
तो यहाँ आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू को पाई बाई 2 पुट करना है और वाई की वैल्यू को 0 पुट करना है। तो वाई की वैल्यू को 0 पुट कर दें तो 0 इक्वल, और आपको पता है कि साइन जो है पाई बाई 2 इसमें पुट करेंगे एक्स की जगह तो 2 पाई आ जाएगा। साइन 2 पाई किसकी इक्वल होता है, 0 की इक्वल होता है। तो ये आपको नजर आ रहा है कि 0 इक्वल्स C2 साइन 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ आप C2 की कोई मर्जी वैल्यू लिख दें, C2 को आप 4 करें तो आपको नजर आ रहा है कि, एक मिनट सॉरी, अगर आप C2 को 4 पुट कर दें, लेकिन आपको पता चल रहा है कि फिर भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। क्यों सेटिस्फाई करेगी, 0 इक्वल 4 इंटू साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, तो 0 इक्वल टू 0, तो 4 भी इसका आंसर हो सकता है। C2 को आप बिलफास्ट 2 कर लें, तो ये 4 की जगह आप 2 करें, फिर भी चूंकि ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर भी आंसर 0 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि C2 की वैल्यू इन्फिनाइटली मैनी हो सकती है। तो इस वजह से इसके कितने सोल्यूशन हो गए, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन हो गए, क्योंकि हर C2 की नई वैल्यू पे आपके पास एक नया सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो इसी तरह यूनिक सोल्यूशन भी हो सकता है, नो सोल्यूशन भी हो सकता है। तो ये आप कोई एक एग्जाम्पल ट्राई कीजिएगा जिसका कोई सोल्यूशन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लीनियर डिपेंडेंस। लीनियर डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, ए सेट ऑफ फंक्शन f ऑफ 1x, f ऑफ 2x up to f of n of x is said to be linearly dependent if there exists c1 c2 up to cn constant not all zero such that c1 f of 1x plus c2 f of 2x up to plus cn f of nx equal to 0। यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास कोई से सॉल्यूशन है, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, तो कुछ कांस्टेंट ऐसे एग्जिस्ट करने चाहिए कि अगर उनको इन फंक्शंस के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और उनको ऐड किया जाए सबको, तो आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि आपके पास जितने भी कांस्टेंट हैं, C1 है, C2 है, C3 है, वो सारे ही 0 होने चाहिए, मस्ट 0 है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ठीक है, कि जो लीनियरली डिपेंडेंट है उसका मतलब ये है कि आंसर आपका 0 ही आना चाहिए, लेकिन जो C1 C2 C3 की वैल्यू है वो आपकी 0 ना हो, बल्कि कोई ऐसा कम्बिनेशन हो कि उनको आप जमा करें तो आंसर 0 है। जैसे आप इस तरह भी कह सकते हैं -3x प्लस 3x, आंसर क्या आता है, 0 आता है। लेकिन इसमें कांस्टेंट -3 है, इसमें कांस्टेंट +3 है, इसका मतलब है कांस्टेंट 0 नहीं है लेकिन उनका आंसर 0 आ रहा है। तो ये क्या होगा, ये लीनियर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही कांस्टेंट आपके 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 0 टाइम वाई स्क्वायर आ जाए, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसका आंसर भी 0 ही आएगा, ठीक है। तो लेकिन इसमें C1 और C2 दोनों 0 हैं, तो इस वजह से ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो ये आगे थोड़ी सी इनकी हैं कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप नोट कर लीजिए। एनी टू फंक्शन आर डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ दे आर कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ईच अदर, यानी कि कोई से दो फंक्शन वो डिपेंडेंट होंगे अगर वो एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल हैं। कैसे, जैसे x है और इसका कांस्टेंट मल्टीपल क्या हो सकता है, 2x, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या होंगे, ये एक दूसरे के लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। आगे नेक्स्ट क्या है, ए सेट ऑफ n फंक्शन इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ एट लीस्ट वन ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर, यानी कि कोई एक फंक्शन है उसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर लिख सकते हैं तो वो भी क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो ये कुछ पॉइंट है, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो ये आपको एक एग्जांपल दी गई है, वो देख लेते हैं। f of 1x इक्वल साइन 2x और f of 2 आपके पास क्या दिया गया है, साइन x cos x। इफ वी चूज C1 इक्वल 1/2 एंड C2 इक्वल -1, देन C1 साइन 2x प्लस C2 साइन x cos x। C1 की जगह आप 1/2 पुट कर दें और C2 की जगह आप माइनस साइन x cos x यानी कि -1 पुट कर दें, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा है कि ये -2 +2 वाले के साथ ये, यानी कि सॉरी -2 कह रहा गया, 1/2 है ना, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो ये पीछे क्या होगा, साइन x cos x माइनस साइन x cos x, इनका आंसर 0 आ रहा है। तो ये क्या होगा, ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। क्यों, क्योंकि आपके पास C1 भी नॉट इक्वल टू 0 है और C2 भी -1 है, यानी कि 0 नहीं है, लेकिन इनका आंसर 0 आ रहा है। तो ये क्या है, ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, ठीक है।
इसी तरह एक और एग्जांपल है एफ ऑफ 1x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, एफ ऑफ 2x इज इक्वल टू, यानी कि सेकंड फंक्शन है ये, एफ ऑफ 2 सब स्क्रिप्ट वाला है, ठीक है, साइन 2x, एफ ऑफ 3 इक्वल सेकंड स्क्वायर एक्स, और एफ ऑफ 4x इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। अगर हम यहाँ C1 C2 की वैल्यू 1 लें और C3 की वैल्यू -1 लें और C4 की वैल्यू 1 लें तो क्या होगा, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो कांस्टेंट है इनके साथ लिखकर इसमें आप इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये भी क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है रॉन्स्कियन। सपोज फंक्शन f of 1x, f of 2x up to f of n of x possesses at least n minus 1 derivatives, then the determinant, आपके पास कोई से फंक्शन है, ठीक है, n यानी कि ये n टाइम्स फंक्शन है, अगर इनके n-1 डेरिवेटिव्स आप कैलकुलेट करें और उनका डिटर्मिनेंट लें तो वो किसकी इक्वल होता है, वो आपका इस तरह आएगा। ये आपको नजर आ रहा है, ये f of 1 है, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, इस तरह अप टू सो ऑन f of 1 n-1 तक आपने डेरिवेटिव्स लेने हैं और फिर इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रॉन्स्कियन, ठीक है। इस फंक्शन को एक नाम दिया गया है जिसको रॉन्स्कियन कहते हैं, ठीक है। एक थ्योरम है, वो थ्योरम कहता है कि अगर रॉन्स्कियन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि जो डिटर्मिनेंट आप फाइंड करेंगे अगर उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं है तो वो क्या होगा, वो फंक्शंस या वो सॉल्यूशंस आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं आती तो वो फंक्शंस क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, ये आपने समझना है। और अगर रॉन्स्कियन की वैल्यू आपकी 0 आ जाती है तो वो फंक्शन क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ये आपने याद रखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास कोई से दो सोल्यूशन ये दिए गए हैं, y1 इक्वल e⁻ax cos बीटा x और y2 भी इसी तरह आपके पास दिया गया है। अभी आपने इसका रॉन्स्कियन कैलकुलेट करना है और बताना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आपने सिंपल क्या करना है, ऊपर ये y1 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू, नीचे उनका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, ये आप इसको प्रोडक्ट फंक्शन की फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे और सेम इसी तरह इसको भी आप प्रोडक्ट फॉर्म में इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यूज आएंगी। अभी आपने सिंपल क्या करना है, आपने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट क्या क्या प्रोसीजर होता है कि आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस का साइन लगाना है और फिर इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और आगे लिख देना है, ठीक है। और इसके बाद आपने ये नीचे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये स्टेप्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे स्टेप्स आपने करने हैं। यहाँ से आपके पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी बीटा e⁻²ax, और आपको नजर आ रहा है कि ये वैल्यू आपकी 0 नहीं हो सकती क्योंकि e⁻ समथिंग कोई भी हो उसमें आप x की वैल्यू 0 भी रख दें तो e⁻0 1 की इक्वल आता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपकी वैल्यू 0 नहीं है। तो ये क्या है, ये दोनों फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये आपने इसमें समझना है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहीं भी किसी भी कंसेप्ट की समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम किसी और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक खुदा हाफिज़।